आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। मास्टरिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आज हम डिस्कस करेंगे जो आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स इशू किए जाते हैं उसका एक प्रोसेस क्या होता है। बेसिकली अब तक हम जो डिस्कस कर चुके हैं वो आईएफआरएस को डिफ़ाइन करके उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे थोड़ी सी बात हमने की है। आप अर्लियर वीडियोस जाके देखिएगा मेरी, और ये एक सीरीज़ इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगी, और इसमें हम डिस्कशन करते रहेंगे। तो आईएफआरएस के स्टैंडर्ड सेटिंग का जो प्रोसीजर है बेसिकली वो एक बड़ा स्ट्रक्चर्ड किस्म का प्रोसेस है, और ये आईएसबी इसको लीड कर रहा होता है। तो बेसिकली जो गवर्निंग बॉडी है उसके अंदर आईएफआरएस इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबल बॉडी। ठीक है जी, जो इस चीज़ को मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी आईएसबी की है। ठीक है, आई इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की। इसके नीचे बेसिकली जो डिफरेंट कमेटीज़ हैं वो भी फॉर्म की जाती हैं। उन कमेटीज़ का फंक्शन आईएफआरएस की डेवलपमेंट के प्रोसेस को फैसिलिटेट करना होता है, और आईएसबी के साथ रेगुलर कोऑर्डिनेशन डिफरेंट स्टेजेस के अंदर करना होता है। वो भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहती हैं। डिफरेंट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स उस बॉडीज़ के साथ अटैच होते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में बेसिकली अगर हम स्टेप्स की बात करें तो स्टेप नंबर 1, अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो आइडेंटिफाई द नीड फॉर ए न्यू स्टैंडर्ड और अमेंडमेंट। बाज़ औक़ात स्टैंडर्ड ऑलरेडी इशू किया जाता है, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट की भी ज़रूरत पेश आ जाती है। अगर तो देखें ना, एक स्टैंडर्ड इशू किया हुआ है पहले और उस स्टैंडर्ड के अंदर कोई छोटी सी चेंज है, तो बजाय ये कि हम नया स्टैंडर्ड इशू करें, हम एक उसकी अमेंडमेंट एक नया वर्जन इशू कर देते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक स्टैंडर्ड इशू किया गया, लेकिन वो स्टैंडर्ड जिस वक्त डेवलप किया गया था उस वक्त के हालात के मुताबिक तो ठीक था, लेकिन फ्यूचर के अंदर हालात कुछ ऐसे बन गए कि अब वो स्टैंडर्ड्स की जो एप्लीकेबिलिटी है वो उस तरीके से नहीं पॉसिबल, तो फिर उस स्टैंडर्ड को फिर रिपील कर दिया जाता है, यानी अपने लिस्ट में से ख़त्म कर दिया जाता है, और उसकी जगह एक अल्टरनेट न्यू स्टैंडर्ड इशू कर दिया जाता है। तो बेसिकली जो एडवाइजरी काउंसिल है आईएसबी की, इसमें बेसिकली 2 काउंसिल होती हैं। एक एडवाइजरी काउंसिल होती है और एक इंटरप्रिटेशन कमेटी होती है। तो जो एडवाइजरी काउंसिल है बेसिकली उसका काम क्या होता है कि वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहा होता है और उसको एनालाइज कर रहा होता है। और बेसिकली जो इंडस्ट्री की तरफ से, डिफरेंट कंट्रीज़ की तरफ से, बिजनेसेस की तरफ से, ऑडिटर्स की तरफ से, और दूसरी जो बॉडीज़ हैं जो स्टैंडर्ड सेटिंग के अंदर कंट्री लेवल पे इन्वॉल्व होती हैं, ये वो भी आईएसबी की एडवाइजरी काउंसिल के साथ कोऑर्डिनेशन में होती हैं, और वो भी ये कोई इशू रेज़ कर सकती हैं कि जी हमें इस अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स के ऊपर रेगुलेशन डेवलप करने की ज़रूरत है। तो ये नीड क्रिएट की जाती है उधर से। और यहाँ पे एक जो हमारा एडवाइजरी काउंसिल है वो क्या करता है कि वो इन तमाम एजेंडा आइटम्स को एक प्रायोरिटाइज करके एक एक लिस्ट सी बना लेते हैं कि इन इश्यूज़ के ऊपर अगली मीटिंग के अंदर डिस्कशन की जाएगी। तो बेसिकली आईएसबी की रेगुलर मीटिंग्स होती हैं उनके बोर्ड मेंबर्स की, और उन बोर्ड मेंबर्स में ये जो इश्यूज़ रिसर्च किए गए हैं और एक लिस्ट डाउन किए गए हैं, इन तमाम रिसर्च प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज के एतबार से मीटिंग में डिस्कस किया जाता है, और उसके ऊपर फिर एक डिस्कशन पेपर, इन स्टेप नंबर 2 में डिस्कशन पेपर इशू किया जाता है। Basically, discussion paper is an issue to outline the financial reporting issue, possible solutions and arguments for and against different approaches. फॉर एग्जांपल एक कंट्री लेवल से कोई इशू क्रिएट हुआ, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि लीज अकाउंटिंग का आपने रेगुलेशन डेवलप करवाना है। तो अब लीज अकाउंटिंग किस तरीके से की जाए, एक ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट है उसको किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाए, उस पूरे प्रोसेस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिबेट करके उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स कंपाइल किए जाते हैं, और एक डिस्कशन पेपर तरह का बनाया जाता है। वो डिस्कशन पेपर्स जो हैं वो इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स, अकाउंटेंट्स, पब्लिक को ये फीडबैक के लिए इशू किया जाता है।
ठीक है। फर्दर रिसर्च इज़ कंडक्टेड बिफोर प्रोग्रेसिंग टू द नेक्स्ट स्टेप। ऑब्वियसली ये एक डिस्कशन स्टेज है जिसके ऊपर वो जो प्रपोज़ल है, या अगर हम उसको हम रिसर्च प्रोजेक्ट कह लें, आप उसको कोई प्रपोज़ल कह लें, कुछ भी उसका नाम है वो कह लें, कि वो एक डिस्कशन फेज़ के अंदर गुजरता है और डिफरेंट लोग उसके ऊपर डिफरेंट तरीके से अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं। ठीक है जी। स्टेप नंबर 3 में बेसिकली एक्सपोजर ड्राफ्ट इशू किया जाता है। एक्सपोजर ड्राफ्ट बेसिकली एक ड्राफ्ट स्टैंडर्ड है। ठीक है, एक्सपोजर ड्राफ्ट एक ड्राफ्ट स्टैंडर्ड है जिसके अंदर जो स्टैंडर्ड का एक प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट कह लें कि ये किस तरीके से अप्लाई होगा, उसके क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होंगी। अभी इंशाल्लाह आगे जाके अगले लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस भी करना है कि कंटेंट्स क्या होंगे एक IFRS डॉक्यूमेंट के, वो भी डिटेल थोड़ी सी बात है, उस पर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये पब्लिक कंसल्टेशन इंश्योर इंक्लूसिविटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ऑब्वियसली ये जो रेगुलर बोर्ड मीटिंग्स हैं ये पब्लिक की जाती हैं और लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है कि आप हमारी मीटिंग में जो भी डिस्कशन हो रही है उसको मॉनिटर करें, और उसमें कोई सजेशन है वो भी उनको एक प्रोटोकॉल के तहत प्रोवाइड की जा सकती है। तो बेसिकली एक्सपोजर ड्राफ्ट जो होता है वो फिर दोबारा से लोगों को कमेंट के लिए भेजा जाता है। उसमें नॉर्मली यहाँ पे 120 डेज़ की बात है, कुछ टाइम पीरियड एलोकेट होता है और फिर वो उसके ऊपर फर्दर डिस्कशन होती है, फर्दर रिफाइनमेंट की जाती है, और वो जो डॉक्यूमेंट है वो अब एक प्रोग्रेसिव स्टेज के साथ रिफाइंड शक्ल में बनता चला जा रहा है। एक्सपोजर ड्राफ्ट था, वो ड्राफ्ट स्टैंडर्ड पे कमेंट आए, फिर उन फीडबैक की बेसिस के ऊपर उस एक्सपोजर ड्राफ्ट को रिफाइन किया जाता है और एक फॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की शक्ल में बना दिया जाता है। तो जो स्टेप 5 है, फाइनलाइजेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ IFRS, जो रिवाइज ड्राफ्ट है वो फर्दर रिव्यू होता है और ISB वोट्स करता है अप्रूवल पे। ऑब्वियसली उसका एक वोटिंग मैकेनिज्म है। इसके ऊपर फर्दर डिटेल बहुत डिटेल है, अगर आपने इसके ऊपर कोई फर्दर डिटेल लेनी है तो आप IFRS.org पे विज़िट करें और जाके इस पूरे प्रोसेस की एक जो प्रोसीजर है वो जाके विज़िट कर लें, वो आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे भी फ़िलहाल हमारा फोकस नहीं है, अभी हम चूँकि ब्रीफ चीज़ों पे डिस्कस कर रहे हैं। तो बहरहाल ये एक ज़रूरी था। फिर IFRS एक इशू कर दिया जाता है एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में और इम्प्लीमेंटेशन डेट डिसाइड हो जाती है, ट्रांजिशनल गाइडलाइंस बन दी जाती हैं, क्योंकि ऑलरेडी भी लोग जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं वो किस तरीके से ट्रांजिशन में जाएगा, वो सब चीज़ें फिर डिसाइड हो जाती हैं। फिर गाइडेंस मटेरियल उसके साथ अटैच किया जाता है, बेसिस ऑफ कंक्लूजन ओपिनियन जो है वो साथ में डिसेंटिंग ओपिनियन और उसके सपोर्टिंग ओपिनियंस साथ में अटैच किए जाते हैं, और जो न्यू स्टैंडर्ड्स की डेवलपमेंट को असिस्ट करे उस तमाम मटेरियल को उसके साथ अटैच किया जाता है। ठीक है जी। तो स्टेप नंबर 6 है, बेसिकली इसमें पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू है, जो कि एक रेगुलर प्रोसेस है, जो कि ISB भी इंश्योर करता है कि ये जो स्टैंडर्ड इशू किया गया था क्या उस तरीके से ये अप्लाई भी किया जा रहा है या उसके अंदर कोई गलती हो गई है हमसे बनाने में। ठीक है, तो ये भी एक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग का प्रोसेस है जो कि ISB परफॉर्म कर रहा होता है। तो बेसिकली इसके अंदर देखिए मैंने आपसे बताया कि ये एक ट्रस्ट एक की इंस्टीट्यूशन इन डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं। जैसे IFRS फाउंडेशन एक मेन बॉडी है, उसके नीचे ISB है। फिर ISB को फैसिलिटेट करने के लिए मैंने आपसे जिक्र किया कि ये दो बॉडीज़ हैं जो उसके साथ कोऑर्डिनेशन के अंदर होती हैं। ये जो एडवाइजरी काउंसिल है ये, और जो इंटरप्रिटेशन कमेटी है ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन के एरियाज या चैलेंजेस को देख रहे होते हैं। तो ये कुछ डिस्कशन थी यहाँ तक। अब फर्दर इसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, इतनी डिस्कशन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग IFRS के ऊपर काफ़ी है। अगर आपने फर्दर कोई डिस्कशन देखनी है तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट करें और वहाँ जाके इसकी डिस्कशन को फर्दर देख लीजिएगा। अब हम बात थोड़ी सी जल्दी से प्रोग्रेस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, जिसमें हम IFRS के कंपोनेंट्स की बात करेंगे। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।